Hello and welcome back dear aspirants. So today we will discuss here Coriolanus जो कि एक ट्रेजेडी है जिसको विलियम शेक्सपियर ने 1607 से 8 के बीच लिखा था। ये फर्स्ट पब्लिश हुई थी 1623 में, जो कि फर्स्ट फोलियो इनका आया था। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। इसके सोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं। जो लाइफ ऑफ कॉरियोलेनस है वो पूरी तरह से बेस्ड है टॉमस नॉर्ट्स के जो ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क द लीव्स ऑफ द नोबल ग्रेशियंस एंड रोमन्स आया था उस पर 1579 में। और जो इसमें कैरेक्टर है मीनियस स्पीच, जिसकी जो बॉडी है वो पॉलिटिकल होती है, ये लिया गया है जो विलियम कैम्पडन का रिमेन्स ऑफ अ ग्रेटर वर्क कंसर्निंग ब्रिटेनी है 1605 में जो आया था, वहां से उस स्पीच को लिया गया है। ठीक है, ये भी हम ध्यान रखेंगे। अगर ये पूछा जाता है कि मीनियस की जो स्पीच है वो किसके वर्क से प्रेरित होकर वहां पर ली गई है, तो आपका आंसर होगा विलियम कैम्पडन। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। की फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो कॉरियोलेनस है इसको टी.एस. इलियट ने आर्टिस्टिक सक्सेस बताया था। वो कैसे बताया था उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं कि किसे आर्टिस्टिक सक्सेस कहा गया था, किसे आर्टिस्टिक फेलियर। तो ये जो कॉरियोलेनस है इसको आर्टिस्टिक सक्सेस यहाँ पर बोला था। और फेलियर किसको बोला था उन्होंने? हैमलेट को फेलियर बोला था। ठीक है, ये जो रेफरेंस है इसके क्लियर रेफरेंस टी.एस. इलियट का जो द लव सॉन्ग ऑफ जे. एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक आया था, जो उन्होंने अर्लीस्ट उनकी पोयम थी उसमें, तो उन्होंने ये वर्ड दिए थे, उससे पता चलता है कि उन्होंने हेमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर बोला था। इवन कि वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था हेमलेट, लेकिन फिर भी वो शेक्सपियर का आर्टिस्टिक फेलियर कहा गया। क्यों कहा गया उसी बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। ये लाइंस उसमें प्ले में है टी.एस. इलियट के। नो आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट नॉर वाज मीन टू बी, आई एम एन अटेंडेंट लॉर्ड वन दैट विल डू। ये पूछ लिया जाएगा आपको देखे कि ये किस राइटर का वर्क है या पोयम है, या फिर इसका टाइटल क्या है, या फिर हैमलेट को किस पोयम में बोला गया है, तो आपको ध्यान से ये लाइंस रीड करनी होंगी। ये अर्लीस्ट पोयम है टी.एस. इलियट की, जिसमें उन्होंने हैमलेट को बोला है, हैमलेट की तरह बोला है कि मैं प्रिंस हैमलेट नहीं हूँ और ना मैं हो सकता हूँ, बल्कि मैं तो एक ऐसा अटेंडेंट लॉर्ड हूँ जो एकदम से प्रोग्रेस करता है, मींस अपना एक्शन एकदम से लेता है, जो स्वेल प्रोग्रेस स्टार्ट अ सीन और टू एडवाइज द प्रिंस नो डाउट एन इजी टूल डिफरेंशियल ग्लैड टू बी ऑफ यूज। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने यहाँ पर लाइन दी थी टी.एस. इलियट ने हैमलेट के बारे में अपनी पोयम में। इसको आप ध्यान रखोगे। इलियट डिड नॉट थिंक हैमलेट अ सक्सेस। उन्होंने उन्हें नहीं लगता था कि हैमलेट एक सक्सेस थी। अपने एसे जो कि 1922 के कलेक्शन में द सेक्रेड वुड आया था, एसे ऑन पोएट्री एंड क्रिटिसिज्म, उसमें उन्होंने बोला था कॉरियोलेनस में बी नॉट एज इंटरेस्टिंग। कॉरियोलेनस इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता एज हैमलेट, हैमलेट की तरह से, बट इट इज विद एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। यह एंटनी एंड क्लियोपेट्रा की तरह से ही शेक्सपियर का मोस्ट अश्योर्ड आर्टिस्टिक सक्सेस है। ये बात टी.एस. इलियट ने बोली थी, इसको आप ध्यान रखना। कॉरियोलेनस के साथ साथ उन्होंने एंटनी एंड क्लियोपेट्रा को भी मोस्ट अश्योर्ड आर्टिस्टिक सक्सेस बोला था, और ये लाइंस भी उन्हीं की हैं। एंड प्रोबेबली मोर पीपल हैव थॉट हैमलेट अ वर्क ऑफ आर्ट। निश्चित रूप से बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि यह आर्ट का वर्क था, लेकिन और उन्होंने इसको इंटरेस्टिंग भी माना कि ये वर्क ऑफ आर्ट है, इट इज द मोनालिसा ऑफ लिटरेचर। इस तरह के वर्ड टी.एस. इलियट ने यूज किए हैं कि ये लिटरेचर की मोनालिसा है। किसके लिए बोला है ये हैमलेट के लिए टी.एस. इलियट ने बोला है। मे बी इस बार ये पूछ लिया जाए कि मोनालिसा ऑफ लिटरेचर किस वर्क को बोला गया है, तो हैमलेट को बोला गया है। किसने बोला है? टी.एस. इलियट ने बोला है। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये आपको ध्यान से समझना होगा। तो एमसीक्यू रीड करने से एग्जाम को क्लियर करने की अगर आप सोचते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। हमें फैक्ट्स पता होने चाहिए, हमें थ्योरी पता होनी चाहिए कि एग्जैक्टली थ्योरी क्या है, और वो कब होगी? जब आप अपने ऊपर वर्क करोगे, जब आप अपने आप को टाइम दोगे और सभी वर्क को अच्छे से रीड करोगे। इसीलिए इस तरह की जो वीडियो है मैंने अपलोड की है, जैसे कि जैसे बुक में से हम पढ़ते रहते हैं ना, तो उसमें क्या है कि पूरी तरह से चीजें क्लियर नहीं होती हैं। तो इसीलिए आप अपनी चीजों को क्लियर कीजिए, उस फैक्ट तक जाइए कि ये फैक्ट क्या है, टी.एस. इलियट ने ऐसा क्यों कहा,
इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई जरूरत नहीं है कि आर्टिस्टिक सक्सेस कौन सा वर्क है, आर्टिस्टिक फेलियर। सीधा सीधा उन्होंने बोला है कि एंटनी एंड क्लियोपेट्रा के साथ साथ कॉरियोलेनस भी आर्टिस्टिक सक्सेस हो जाता है। और हैमलेट को उन्होंने क्या बोला है कि वो नहीं सोचते कि हैमलेट आर्टिस्टिक सक्सेस है। ठीक है, तो इस तरह से टीएस इलियट ने अपने वर्ड में बोला है कि हैमलेट मोनालिसा ऑफ लिटरेचर है। हालांकि ये इंटरेस्टिंग है और आर्ट इसमें झलकती है, लेकिन ये क्या है, मोनालिसा ऑफ लिटरेचर उसको बोला है, हैमलेट को बोला है। ठीक है, तो ये फैक्ट आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। उनका एक वर्क आया था कॉरियोलेनस के नाम से। कॉरियोलेनस उसका नाम नहीं था, कॉरियोलैन नाम था टीएस इलियट का। ठीक है, जो कि एक अनफिनिश्ड वर्क था। ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि कॉरियोलेनस एक ट्रेजेडी है जिसको विलियम शेक्सपियर ने 1605 और 1608 के बीच लिखा था। ये प्ले बेस्ड है लेजेंडरी रोमन लीडर कैयस मार्सियस कॉरियोलेनस पर। ये कॉरियोलेनस नाम उन्हें बाद में मिला। ठीक है, इस समरी को अच्छे से पढ़िए, आपको पता चलेगा कि उन्हें ये नाम कैसे मिला। रोमन लीडर कैयस मार्सियस कॉरियोलेनस। ठीक है, शेक्सपियर का ये जो वर्क है पूरे के पूरे साल वो चलता रहा। मींस उन्होंने लिखा एंटनी एंड क्लियोपेट्रा के साथ साथ, और उस टाइम उन्होंने उनकी ये लास्ट 2 ट्रेजेडीज थी। ठीक है, कैरेक्टर्स की बात करते हैं कॉरियोलेनस के। सबसे पहले आते हैं कैयस मार्टियस कॉरियोलेनस, यानी कि जो प्रोटैगनिस्ट हैं ऑफ दिस प्ले। प्रोटैगनिस्ट भी आपको पता होना चाहिए लिटरेचर वर्ड में, मींस जो हीरो वगैरह होता है स्टोरी का, है ना, मेन लीडर होता है, उसको प्रोटैगनिस्ट कहते हैं। एंटागनिस्ट जो विलेन का रोल निभाता है। इस तरह से आप इसको सीख सकते हैं। ठीक है, ये कयस मार्टियस कॉरियोलेनस एक रोमन जनरल है। ठीक है, जिनको उनका नाम कॉरियोलेनस बाद में मिला। ठीक है, वोलमनिया रोमन नोबल विमेन है और कॉरियोलेनस की मदर है और अपने बेटे को बहुत प्यार करती है, डिवोटी है। मेनियस, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस करा है हमने कि एक कैरेक्टर है मेनेनियस। ये एक पॉलिटिकल कैरेक्टर है, रोमन नोबल मैन है, पेट्रिशियन है और कॉरियोलेनस का फ्रेंड है। ठीक है, इसको गॉड गिफ्टेड है कि इसको एक क्लेवर टंग मिली है और इसकी एक रेपुटेशन है, ये बुद्धिमान है और जो कॉन्फ्लिक्ट को दूर रखने में विश्वास करता है और बहुत ज्यादा हेल्प भी कॉरियोलेनस की करता है। ब्रूटस, ब्रूटस एक कैरेक्टर है कॉरियोलेनस में। ये एक और प्ले में कैरेक्टर है ना, जूलियस सीजर में। तो आप ध्यान रखेंगे कि कॉरियोलेनस में भी ब्रूटस है। ठीक है, वन ऑफ द ट्रिब्यून सिलेक्टेड बाय द कॉमन पीपल और प्लेबियंस। जो कॉमन पीपल है ना, उन्हें प्लेबियंस बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो ब्रूटस है ये कॉमन पीपल के थ्रू इलेक्टेड है रोम टू सर्व एज द रिप्रेजेंटेटिव इन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में प्रतिनिधित्व करता है रोम की जनता का और एक क्लेवर पॉलिटिशियन भी है। सिसिनस की बात करते हैं, एक रोमन ट्रिब्यून है, क्लेवर पॉलिटिशियन है, ब्रूटस की तरह से ही ब्रूटस का सहयोगी है और कॉरियोलेनस के अगेंस्ट स्ट्रगल करता है। ट्यूलिस ऑफिडियस, ये कॉरियोलेनस का एनिमी है, शत्रु है। ठीक है, जनरल है वॉल्सियंस का, रोम का दुश्मन है, कॉरियोलेनस का भी दुश्मन है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कॉमिनियस एक पेट्रिशियन है, रोम का फॉर्मर कंसिल है और कॉरियोलेनस का फ्रेंड है। टाइटस लैरिटस और रोमन नोबलमैन है जो कि अपॉइंट किया गया है कॉमिनियस के साथ ही, और जनरल है अगेंस्ट द वॉल्सियंस। वर्जिलिया कॉरियोलेनस की लॉयल वाइफ है, रोमन नोबल वुमेन है। वेलेरिया रोमन नोबल वुमेन है और क्लोज फ्रेंड है वर्जिलिया एंड वॉलमनिया की। वर्जिलिया जो कॉरियोलेनस की वाइफ है और वॉलमनिया ये उनकी मदर है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। यंग मैरिटस, यंग मैरिटस कौन है, कॉरियोलेनस एंड वर्जिलिया का बेटा है। ठीक है, तो अब ये थे कैरेक्टर्स। अब बात करते हैं समरी की। यहाँ से शुरू हो जाती है कॉरियोलेनस की समरी, तो आप ध्यान से रीड करेंगे और जो भी फैक्ट्स हैं आप उनको अपने नोट्स रेडी कर लीजिए। एक्ट फर्स्ट की बात करते हैं। रोम में रोम में यहाँ पर जो सीन है, रोम में एक ग्रुप है किसका, म्यूटिनियस सिटीजन का, मीन्स जो विद्रोही नागरिक हैं उनके समूह में भोजन जो है वो कम हो जाता है, शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाती है और उससे जो रूलर हैं वो बहुत ज्यादा नाराज हैं। तो वहां पर क्या होता है कि मीनियस एग्रिप्पा जो कि एक पॉपुलर एरिस्टोक्रेट है यानी कि विद्वान है, उन्हें शांत करने का वो प्रयास करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब वो उन्हें शांत कर देते हैं, सफल हो जाते हैं उन्हें शांत करने में, तभी वहां कैयस मार्टियस नामक एक
ईगोइस्ट युवा जनरल आता है और वो वहां पर क्रिटिसाइज करता है जो वहां रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ट्रिब्यून्स होते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव उन्हें बोलते हैं। और सिसिनियस वैल्यूटस और जूनियस ब्रूटस को प्लेबियंस के लिए बोलने के लिए वहां नियुक्त किया गया है। प्लेबियंस यानी कि जो कॉमन पीपल है उनके लिए बोलने के लिए वो वहां पर नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो जो आम लोग हैं वो उनके प्रति अपना डिसडेनफुल रवैया दिखाता है, यानी कि अपना जो व्यवहार है वो बहुत गलत करता है, तिरस्कार दिखाता है। और तभी वहां पर स्ट्रगल शुरू हो जाता है। एक जो वहां पर इटालियन आर्मी है, ठीक है, इटालियन आर्मी जिसमें वॉल्शियस है, वो रोम को धमकी देता है, ठीक है। और सीनेट ने वॉल्शियन सेनाओं का विरोध करने के लिए जो मार्टियस है उसको सेना के साथ भेजा है। अब ये जो मार्टियस है, मार्टियस का कट्टर दुश्मन चिलस ऑफिडियस है, ठीक है, जो वॉल्शियस की आर्मी का नेतृत्व वहां पर कर रहा है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। धमकी दी है ना, वॉल्शियंस ने धमकी दी है। और ये जो ऑफिडस वॉल्शियन है ये वो उसका लीडर है। और जो मार्टियस है, कैयस मार्टियस, उसका कट्टर दुश्मन है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। लीडर कौन है? जो एंटेगनिस्ट है, लीडर, उसका लीडर, जो एंटेगनिस्ट आर्मी है उसका लीडर कौन है? ट्यूलिस ऑफिडस, इसका नाम आप ध्यान रखेंगे। एक्ट 2 की बात करते हैं। इस बीच जो मार्टियस की मदर है वॉलमनिया, यानी कि कॉरियोलेनस की मदर, ठीक है, वॉलमनिया, वो अपने बेटे की जो वेलर है, उसकी जो वीरता है उस पर बहुत ज्यादा गर्व करती है। और जो मिलिट्री की पावर है उस पर डिस्कस करती है, ठीक है, उसकी वाइफ वर्जीलिया से। मीन्स वहां पर वो अपने बेटे की तारीफ कर रही है, किसके सामने? अपनी जो उनकी वाइफ है, कॉरियोलेनस की जो वाइफ है उसके सामने तारीफ कर रही है। अब जो मार्टियस है उसने वॉल्शियस पे ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेड इन द सिटी ऑफ कॉरियोली, ठीक है। ये कॉरियोली एक सिटी है। अब यहाँ पर आप ध्यान देना, ये मेन फैक्ट हो जाता है, ठीक है। ये कॉरियोली एक सिटी है जहां से जो कॉरियोलेनस है वो लड़ता है, और वहां पर जब वो जीत जाता है ना तभी उन्हें उसका नाम क्या मिलता है? कॉरियोलेनस मिलता है। अभी अर्न करेंगे, ही अर्न्स द टाइटल कॉरियोलेनस, यहाँ से उसको कॉरियोलेनस टाइटल मिलता है। और जब वो रोम वापस लौट कर आता है तो एरिस्टोक्रेसी चूजेस टू अपॉइंट कॉरियोलेनस एज अ काउंसिल, ठीक है। ये जो काउंसिल है ना, ये एक अथॉरिटी होती है, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी जो दी जाती है, ठीक है। अब वॉलमनिया जो है वो कॉरियोलेनस को इस पर एक्सेप्ट, इसको कि इसको स्वीकार करना है, वो उस पर दबाव डालती है कि इसको तुम्हें एक्सेप्ट करना है। अब अकॉर्डिंग टू कस्टम, रीति रिवाज के अकॉर्डिंग, वो जो टाइम था, पोटेंशियल कॉन्सल्स वर एक्सपेक्टेड टू सीक द वॉट ऑफ द सिटीजन मार्केट प्लेस एज मार्क ऑफ ह्यूमिलिटी। अब वो क्या करते हैं कि ये एक रीति रिवाज था कि जो कॉन्सल चुना जाता है उनको जाकर ये चेक करना है कि उनको कितनी वोट मिली है, ठीक है। वहां पे जो सिटीजन्स थे उनसे ये अपेक्षा रखी जाती है कि उनको वोट दी जाए। अब वैसे तो जो कॉरियोलेनस है वो इस पद को स्वीकार नहीं करता है, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज्यादा ईगर है, ठीक है, अभिमानी है, लेकिन फिर भी जब उसकी माँ उसको इंसिस्ट करती है तो वो उसको अ, अ, स्वीकार कर लेता है, रिकॉइल्स एट द थॉट ऑफ गोइंग बिफोर द पीपल, और लोगों के सामने जाने के लिए उत्सुक हो जाता है। लेकिन ही इज परsuaded टू कैरी आउट द ड्यूटी, लेकिन फिर वो अपनी ड्यूटी से पीछे हट जाता है। और उसके उसके फिर भी मान मनोबल की जाती है, उसे एहसास कराया जाता है और उसे तैयार किया जाता है कि चुनाव के लिए, ठीक है। तो वहां पर कुछ ही देर के बाद जो सिसिनियस हैं और ब्रूटस हैं वो अर्ज करते हैं दैम टू रिवर्स द डिसीजन एंड दे डू, ठीक है। उसको बोलते हैं कि जो तुम्हारा ये डिसीजन है ना पीछे कदम खींचने का, कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे लीडर नहीं बनना है, इससे पलटने का उससे आग्रह करते हैं, अर्ज करते हैं, एंड दे डू। और वो ऐसा ही करता है, ठीक है। तो ये वहां पर लाइन आती है, दे लाई डेडली दैट टेल यू हैव गुड फेसेस, ठीक है, वो झूठ बोलते हैं और अपने जो फेस हैं उनको गुड रखते हैं। कॉरियोलेनस एक्ट 2 सीन 1 की लाइन है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। एक्ट 3 में अब वहां पर जो आर्ग्यूमेंट चल रहा है, पब्लिक आर्ग्यूमेंट चल रहा है, तो कॉरियोलेनस जो है वो लोगों और जो वहां पर शासन है उनमें जो थॉट्स हैं दोनों के प्रति अपनी
जो आइडिया है उन उसको बिल्कुल मना कर देता है, कंडम कर देता है। वहां पर वो अपनी अवमानना प्रदर्शित करता है कि जो ये थॉट्स हैं ये मुझे नहीं पसंद है। ही डिनाइज द राइट टू कॉर्न सप्लाईज, और वो वहां पर जो मक्के की सप्लाई वगैरह होती हैं उसको भी मना करता है। मीन्स जो लंबे समय से चलता आ रहा है, जो अधिकार उन्हें मिले हैं उसके लिए वो उन्हें मना करता है। अब इसके बावजूद डेस्पाइट द एनकरेजमेंट, प्रोत्साहित करने के बावजूद, कौन प्रोत्साहित कर रहा था? जो सीनेटर्स वगैरह थे, ठीक है, और उसकी मदर थी, कॉरियोलेनस, ट्रिब्यून्स, प्लेबियंस, ठीक है, सबके प्रोत्साहित करने के बाद भी वो मना कर देता है। अब जो रोम है इस बात से गुस्से से भर जाता है और वहां पर शांति नहीं बन पाती, वहां पर अशांति हो जाती है, सबको गुस्सा आ जाता है, ठीक है, क्योंकि वो माना नहीं, ठीक है। तो इस बात पर जब गुस्से से उसको रोम से निष्कासित कर दिया जाता है, ठीक है। अब जब उसे रोम से निष्कासित कर दिया जाता है तो वो और कहीं नहीं जाता, सीधा जो एंटियम का वॉल्शियन सिटी है वहां जाने का फैसला कर देता है। वॉल्शियन क्या है? वॉल्शियन तो उनके एनिमी थे। ऑफिडियस, अब जो उनका ऑफिडियस जो फॉर्मर एनिमी है, यानी कि कोरियोलेनस की प्रशंसा करता है और कोरियोलेनस को वहां पे वेलकम करता है, बुला लेता है कि चलो अच्छा हुआ, और उसको वहां पे प्रेज वगैरह करता है उसकी, उसको बुला लेता है और दोनों मिलकर प्लान करते हैं रोम पर अटैक करने का। कौन? कोरियोलेनस और जो वो ऑफिडियस था, ठीक है, जो शत्रु था पहले। एक्ट फोर्थ में रोम में ही ट्रिब्यून और लोग खुशी मनाते हैं कि चलो अच्छा हुआ कोरियोलेनस चला गया, नहीं तो यहाँ पे अपने गलत रूल्स वो दे रहा था, ठीक है। तो अब उन्हें नहीं पता था कि वो कहाँ गया है, तब तक उन्हें नहीं पता चला था कि उसने ऑफिडियस की आर्मी ज्वाइन कर ली है, तो इसलिए वो लोग खुशी मना रहे थे। फिर थोड़ी ही देर में दे सेंड सेवरल एम्बेसीज इंक्लूडिंग कॉमिनस एंड ऑफ मेनियस, ठीक है, थोड़ी देर में उन्हें पता चल जाता है कि जो कोरियोलेनस है वो एनिमी से मिल गया है, तो वहां पर उसको मनाने के लिए बहुत सारे दूत भेजे जाते हैं। कॉमिनियस, मीनियस भी जाता है, जो उसे प्रयास करते हैं समझाने का, लेकिन सबको वो मना कर देता है, ठीक है, सबको रिजेक्ट कर देता है। फाइनली वॉलमनिया और वर्जिलिया, जो उसकी मदर है और उसकी वाइफ है, और कोरियोलेनस का यंग सन, वो उससे अर्ज करते हैं, प्लेट करते हैं वापस आने के लिए, ठीक है। अब कोरियोलेनस अपनी मदर की बात को नहीं टाल सका और वो शांति बनाने के लिए रेडी हो जाता है। एक्शन इज एलोक्वेंस, ठीक है, बोलने में ही एक्शन है। मीन्स एक्शन किस पर डिपेंड होता है? वाक्पटुता पर। एलोक्वेंस होता है वाक्पटुता। मीन्स जब वो वहां पर अर्ज करते हैं, कौन? वाइफ और मदर और छोटा बेटा, तो वो पिघल जाता है और वो ये सब करने से मना कर देता है। ये लाइन बोली गई है, एक्शन इज एलोक्वेंस, कोरियोलेनस में, एक्ट 3 सीन 2 में, ठीक है। ध्यान रखेंगे एक्ट 5 की बात आती है इसमें। अब यहाँ पर ऑफिडियस गुस्सा हो जाता है ये देखकर कि कोरियोलेनस ने उसे धोखा दिया है, और गुस्से में वह कोरियोलेनस को मार डालता है। यहाँ पर कोरियोलेनस की डेथ हो जाती है। तो जब उसका एंगर शांत होता है तो ऑफिडियस एग्रीज टू टेक पार्ट इन द फ्यूनरल ऑफ अ वर्दी वॉरियर। तो ऑफिडियस उस वर्दी वॉरियर के फ्यूनरल में भी जाने के लिए सहमत हो जाता है। तो कोरियोलेनस यहाँ पर मारा जाता है क्योंकि वो अपने रोम के प्रति जो लड़ाई वो लड़ने वाला था उससे अपने हाथ पीछे खींच लेता है, और गुस्से में आकर जो उसका शत्रु है या एंटागनिस्ट जो होता है यूफिडियस, वो उसको वहां पर मार देता है, और फ्यूनरल वगैरह होता है, वहां पर उसकी सराहना की जाती है, और यहीं पर प्ले एंड होता है। तो आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से जारी रखिए। आई होप ये अच्छे से आपको समझ आया होगा प्ले, ठीक है, कोरियोलेनस। और जो इसका लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, टीएस इलियट ने जो भी इनके बारे में बोला है उसको अच्छे से रीड कीजिए, अपने नोट्स बनाइए और अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए।